अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने करंट अफेयर क्रॉनिकल्स की एपिसोड 1 देख ली होगी। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता रहे थे कि उन्होंने एपिसोड देखी, उनको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों की एक और कन्फ्यूजन थी कि इससे हमारा करंट अफेयर्स कैसे होगा कवर। एक कमेंट था कि पिछले आप जो है वो 3 साल के करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे या 5 साल के। तो भाई हम कोई 3 से 5 साल के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने जा रहे। आज का लेक्चर देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम जो है डॉन का एक दिन पीछे चलेगी ये सीरीज़, ताकि अब जब हमने शुरू किया ही है तो आपका हर्ज ना हो। इस चीज़ से बचने के लिए आपको जो है वो एक दिन पीछे का न्यूज़पेपर पढ़ाया जा रहा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके न्यूज़पेपर सारे कवर हो जाएंगे। लेट्स से आज हमारे पास डेट है अगर 22 जुलाई, तो ये 21 जुलाई के डॉन के न्यूज़पेपर इसके अंदर सारा कवर हुआ है। न्यूज़पेपर कवर करने के साथ साथ हम रोज़ एक डोमेन पढ़ेंगे, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 10 डोमेन्स बताई थी। हम रोज़ एक डोमेन पढ़ेंगे। उस डोमेन को पढ़ने से आपको क्या होगा, जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है तो आने वाले दिनों में जब हमारे 10 दिन में 10 डोमेन्स हो जाएंगी या मे भी उससे ज़्यादा लेक्चर्स भी लग सकते हैं, तो आपको फिर सिर्फ हमारा टाइम बहुत बच जाएगा। उसके बाद जो है हमने सिर्फ डॉन पढ़नी हुआ करेगी, डॉन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हुआ करेंगे और आपको उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी पता होगा। हम स्टार्ट करते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से। हमने अपनी ये डोमेन ली है पहले, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से एक तो आसान है, इसके लिए आपको कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स होती हैं, ठीक है, जो जियोग्राफिकली प्रॉक्सिमेट कंट्रीज़ मिल के बनाती हैं ताकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और सोशल इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके। इनका जो फोकस होता है वो होता है रीजन की ग्रोथ पे। ग्लोबल बॉडीज़ की तरह नहीं होती, जैसे यूनाइटेड नेशंस हमारे पास ग्लोबल बॉडी है, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल बॉडीज़ नहीं होती, ये रीजन पे बेस करती हैं। नो सिंगल कंट्री कैन एक्ट अलॉन। जैसे हमें कोई काम करना होता है ना, जैसे हमारी समझ ले पार्लियामेंट होती है, तो अगर वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो हर इलाके का रिप्रेजेंटेटिव होता है और फिर वो उस सब चीज़ों को मिला के जो है वो एक अपना नज़रिया पेश करते हैं कि हाँ अवाम ये चाह रही है। इसी तरह अगर जो है अभी हम देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट पे जो OIC की कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अकेला या कोई और कंट्री अकेली अगर उस पर बात करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। उसकी आवाज़ कौन देखेगा, कौन पहचानेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। वही बात अगर बहुत सारे मुल्क एक टेबल पे बैठ के करेंगे तो वो आवाज़ सुनी भी जाएगी, उसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। नो सिंगल कंट्री कैन एक्ट अलॉन, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बनने के पीछे का मकसद होता है। सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, कल्चरल एंड हिस्टोरिक टाइज होती हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करती हैं। कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के? पीस एंड सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन है, हमारे पास काउंटर टेररिज्म है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने रैट्स के बारे में सुना होगा, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। नहीं सुना तो कोई मसला नहीं है, आपने अच्छा गाइज इसमें ना एक और चीज़ होगी। अब देखो हमने रखनी है वीडियो इस तरह से या लेक्चर इस तरह से कि आपको ना मैक्सिमम मैसेज कन्वे किया जा सके। जैसे रैट्स है ना, रैट्स के ऊपर अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं वो या तो आप तो खुद रीडिंग्स करोगे, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ऐड कर दूंगी, आपने वो रीडिंग्स करनी होगी। अगर नहीं समझ आता व्हाट्सएप ग्रुप में आप इससे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी इसके लिए रीडिंग्स कौन सी इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर वो भी नहीं होता तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको उनके नोट्स बना के शेयर कर दूंगी कि रैट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कोर ऑब्जेक्टिव एक और है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का। पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कल्चर एंड रीजनल इंटीग्रेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे पास क्लाइमेट एक्शन आ जाता है, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्सेज आ जाते हैं। इसी तरह सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन में हमारे पास एजुकेशन आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, टूरिज्म आ जाता है। जैसे आपने एरास्मस मंदिर स्कॉलरशिप के बारे में सुना होगा। एरास्मस मंदिर स्कॉलरशिप क्या है कि वो बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ताकि वो एजुकेशन एक तो कल्चरल उससे जो है वो इंटीग्रेशन होती है, दूसरा उससे एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। इस तरह से जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेती हैं, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करती हैं। जैसे अभी अगर कोई बच्चा आप इसे डॉन को फॉलो कर रहा है तो उसके अंदर एक आ रहा है कि आसियान कंट्रीज़ का जो है वो जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं आसियान के मेंबर स्टेट्स की। जब एक इलाके के अंदर या एक रीजन के अंदर, जैसे साउथ एशिया में या मिडल ईस्ट में इस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इन सब प्रॉब्लम्स का
कलेक्टिव हल क्या निकल सकता है, सब लोगों को क्या लगता है, आसपास के ममालिक को क्या लगता है कि इन चीज़ों का हल कैसे मुमकिन है, वो सब काम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। वाई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आर राइजिंग, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ क्यों रही हैं, सॉरी गाइस। अच्छा, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो रुझान ज़्यादा क्यों हो रहा है। द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर, पावर इज़ डिस्पर्स्ड अमंग रीजनल ब्लॉक्स रादर देन कंसंट्रेटेड इन फ्यू ग्लोबल पावर्स। आपको पता है दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, यूनिपोलर या बाइपोलर वर्ड नहीं है, ठीक है। इस टाइम अगर हम कहें कि एक सुपर पावर है या एक कंट्री ऐसी है जिसका पूरी दुनिया पे राज है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस टाइम मल्टीपल जो है वो सुपर पावर्स हैं हमारे पास, ठीक है। इमर्जिंग सुपर पावर्स हैं, दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, मल्टीपोलैरिटी पे बहुत सारे एसेस भी हमारे पास आ रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में ये टॉपिक बहुत कॉमन डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइम जो है वो उभर जो चीज़ रही है, जो ट्रेंड आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास रीजनल ब्लॉक्स रेदर देन कंसंट्रेटेड ग्लोबल पावर्स। अब रीजनल ब्लॉक्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। लेट्स से साउथ एशिया एक ब्लॉक है, रीजनल ब्लॉक है, साउथ एशिया इमर्ज हो रहा है, मिडल ईस्ट इमर्ज हो रहा है, इस तरह से यूरोपियन यूनियन इमर्ज हो रहा है। हम एक बात कर लेते हैं, जिस तरह ये ब्लॉक्स है ना, इस तरह से ब्लॉक्स इमर्ज हो रहे हैं। द शिफ्ट प्लेसेस रीजनल बॉडीज़ एट द सेंटर ऑफ, अब जो शिफ्ट है ये रीजनल बॉडीज़ को प्लेस करता है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे, ट्रेड निगोशिएशंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, क्लाइमेट गवर्नेंस, एंड देन वी हैव द कलेक्टिव बार्गेनिंग इन ग्लोबल रिफॉर्म्स। ये जो शिफ्ट है, ठीक है, क्यों ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका जो है वो ट्रेंड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ट्रेंड तो पहले भी था ना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी थी, लेकिन ये डिस्कशन में इतना क्यों आ रही हैं, तो ये दुनिया की बढ़ती हुई मल्टीपोलैरिटी की वजह से है, बहुत सारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद सारी दुनिया मिलकर एक टेबल पे बैठ जाती है या डिफरेंट रीजन्स मिलकर एक टेबल पे बैठते हैं, उसकी वजह से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छा रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस वैसे बहुत सारी हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन भी है, लेकिन हमारे सीएसएस के सिलेबस में वो ऐड नहीं है। पाकिस्तान अफेयर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपके पास एससीओ है, सार्क है, उसके अलावा आपके पास ईसीओ डिस्कस हो जाता है, ओआईसी आप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में ओआईसी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीएसएस के पर्सपेक्टिव से, तो उसके बाद उसमें हमारे पास आता है यूरोपियन यूनियन, उसके बाद आसियान है और सार्क है। यूरोपियन यूनियन में अब नीचे इनके रीजन्स हैं, मेंबर लिस्ट दी हुई है, ऑब्जेक्टिव और इसकी सीएसएस के रेलेवेंस क्या है वो दी हुई है। यू विल गेट दी स्लाइड्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई बच्चा बिल्कुल नोट नहीं कर सकते, वैसे नोट करना साथ साथ बड़ी अच्छी बात होती है, आपकी रिटन प्रैक्टिस होती रहती है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, अब यूरोपियन यूनियन का जो पर्पज़ है वो क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सिंगल मार्केट, कस्टम्स यूनियन, कॉमन करेंसी, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का पर्पस एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी सीएसएस के लिए रेलेवेंस क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल इंटीग्रेशन मॉडल है हमारे पास, की जीएसपी प्लस ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का की जीएसपी प्लस ट्रेडिंग पार्टनर है। जैसे हम लोग जब एग्जांपल देते हैं ना ऐसे में, जब हम एआई पे ऐसे लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे हम ना एथिक्स की बात करते हैं कि एआई में ना एथिक्स नहीं है, सॉरी एआई का एथिकल यूज़ नहीं है, तो हम ना वहाँ पे फिर दूसरे रीजन्स की एग्जांपल देते हैं कि वहाँ पे ये काम कैसे हो रहा है। इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं ना अपनी इकोनॉमिक, हमारे पास एक बहुत जो सक्सेसफुल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मॉडल है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। नेक्स्ट वी हैव आसियान। आसियान जो है इसका रीजन साउथ ईस्ट एशिया है, 10 मेंबर स्टेट्स हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन कॉपरेशन। सीएसएस के लिए इसकी रेलेवेंस क्या है, पाकिस्तान सी क्लोजर इकोनॉमिक एंगेजमेंट अमिड इंडो पैसिफिक एंड डिजिटल इकोनॉमी शिफ्ट, ठीक है जी। सीएसएस के लिए इसकी रेलेवेंस ये है कि पाकिस्तान को जो है वो क्लोजर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मिल जाती है, इकोनॉमिक मिल जाती है, एंगेजमेंट मिल जाती है इंडो पैसिफिक और डिजिटल इकोनॉमी के शिफ्ट्स के बावजूद। आगे हमारे पास सार्क। सार्क का रीजन कौन सा है, साउथ एशिया, ठीक है। 8 मेंबर स्टेट्स है जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉपरेशन, वही ट्रेड पे, पॉवर्टी को रिड्यूस करने पे, उसके अलावा एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे और पब्लिक हेल्थ पे। सीएसएस के लिए रेलेवेंस इसकी इस तरह से है कि हमारे जो पाकिस्तान अफेयर्स के नियर पे के नोट्स है ना, उनमें भी क्रिटिकल एनालिसिस का पॉइंट दिया हुआ है कि जो आपके पास सार्क है वो फेल क्यों हो रही है। सार्क जो फेल हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के इशूज़ की वजह से, उसकी वजह से जो है वो
सार्क का उसके बाद कोई समिट नहीं हुआ, बहुत देर पहले एक समिट हुआ था, उसके बाद कोई इसका होना ना होना एक बराबर है। स्टाइल बाय पाकिस्तान इंडिया रिवेलरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड व्हाई सार्क हैज़ फेल्ड। ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि सार्क फेल क्यों हुई। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि सार्क का आप कंपैरिजन करें यूरोपियन यूनियन के साथ कि यूरोपियन यूनियन क्यों सक्सेसफुल रही और सार्क क्यों फेल होगी, तो आपके दिमाग में कौन से 10 पॉइंट्स आते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन से 10 पॉइंट्स है? चलो हम 10 भी छोड़ते हैं, हम 5 पॉइंट्स कर लेते हैं कि वो कौन से 5 पॉइंट्स है जिसकी वजह से सार्क फेल हो गई और यूरोपियन यूनियन वो सक्सेसफुल हो गई। या आप इसका कंपैरिजन किसी भी और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसके एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं एंड देन वी विल डिस्कस एंड इवैल्यूएट दोज पॉइंट्स। नेक्स्ट वी हैव एसईओ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, इसके बहुत सारे समिट्स भी हमारे पास आते हैं। ईसीओ है हमारे पास और अरब लीग है। एसईओ का रीजन जो है वो यूरेशिया है, मेंबर स्टेट्स में चाइना है, हमारे पास रशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है। बहुत एक कॉमन सवाल आता है कि पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव के अंदर पाकिस्तान और इंडिया ने एसईओ को कब ज्वाइन किया। ऑब्जेक्टिव जी हमारे पास है काउंटर टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन, एनर्जी कनेक्टिविटी। देन वी हैव द CSS रेलेवेंस ऑफ ईसीओ। ईसीओ जो है एसईओ गाइज, एसईओ फास्ट ग्रोइंग ब्लॉक है, पाकिस्तान यूजेज इट फॉर डिप्लोमेसी, काउंटर टेररिज्म एंड सेंट्रल एशियन links. Then we have ECO. यार प्लीज़ डोंट माइंड, यहाँ पे हम बहुत डिटेल में हर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पढ़ सकते। एज आई हैव मैंशनड अर्लियर कि मैं आपको या इसके नोट प्रोवाइड कर दूंगी या रीडिंग्स दे दूंगी ताकि हमारा ये टाइम सेव हो सके और आपको बस एक बैकग्राउंड आपके पास हो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं। देन अगेन हमारे पास ईसीओ है। ईसीओ की मेंबर कंट्रीज़ में पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। ऑब्जेक्टिव है इसका जी ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड रीजनल कनेक्टिविटी। देन वी हैव CSS रेलेवेंस सेंट्रल टू पाकिस्तान कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। ठीक है, अरब लीग है हमारे पास, हमारे लिए कोई CSS के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अभी जो मिडल ईस्ट के क्राइसिस चल रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में अक्सर इस पर न्यूज़पेपर में बात हो जाती होती है। तो इसका जो रीजन है वो अरब कंट्रीज़ हैं। मेंबर स्टेट्स इसमें अरब सारी स्टेट्स हैं। पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन है, रीजनल कोऑपरेशन है, पैलेस्तीन इशू है और इकनॉमिक टाइज है। मज़ीद CSS रेलेवेंस की अगर एक बात करें तो ये प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट का अरब वर्ल्ड के साथ। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन से हैं? जियो इकनॉमिक्स है, ठीक है, रीजनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई चेन्स, क्लाइमेट गवर्नेंस है, ठीक है जी, डिजिटल कॉपरेशन है। देखो यार यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हर पॉइंट के पीछे ना बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, लेकिन बिलीव यू में इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के इतनी एक्सटेंसिव रीडिंग्स करो। सो अगेन आपसे परेशान नहीं होना, आई विल डू दिस वर्क फॉर यू। हेल्थ सिक्योरिटी है, रीजनल कनेक्टिविटी है एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। नेक्स्ट वी हैव डॉन की हाइलाइट्स, ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डॉन हाइलाइट्स। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। पाकिस्तान, सो इसके अंदर अब हमने जो 10 आपने डोमेन्स डिस्कस की थी, उन्हीं 10 डोमेन्स के अंदर हम रह के बात करेंगे कि आज के डॉन के अंदर इन 10 डोमेन्स को लेके कौन सी कहानियाँ आई हैं। ठीक है जी, सबसे पहले इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स है। अब आप लोगों ने करना क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, लेट्स सपोज ये आपका रजिस्टर है। आप क्या करें, इसके ना सेक्शंस बना लें, 10 सेक्शंस या चलो थोड़े थोड़े पेज छोड़ के 10 सेक्शन बना लो। लेट्स से हमारे पास ये अब हमारा सेक्शन होगा इकोनॉमी का, इसके ऊपर लिख दो इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, या एक पेज पूरे पे लिख दो इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। यानी इससे आगे वाले पेजेस पे आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो आपने इस सीरीज से नोट किया होगा, आपकी अपनी फैक्ट बुक तैयार हो जाएगी। आपको मजीद फैक्ट बुक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेपर से 1 महीना पहले फैक्ट बुक परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो आपने क्या करना है, आज का जो है वो डाटा यहाँ पे इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स का लिख लिया। अगले पेज पे आपने, लेट्स से आपका पेज फुल हो गया, नेक्स्ट डे अगर डॉन के अंदर कोई इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात आई तो आपने अगले पेज पे लिख लेना है। आप इसको मज़ीद ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। मज़ीद ऑर्गेनाइज इस तरह से कर सकते हो कि अगर कोई इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात दरमियान में लाइन लगाओ, इधर लिखो नेशनल, इधर इंटरनेशनल। अगर कोई बात पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप इधर लिख लो, अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में उसको आप इधर लिख सकते हो। सो इस तरह से आपके अपने करंट अफेयर्स के नोट्स और फैक्ट बुक दोनों तैयार हो जाएंगे। सो पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी 2026 टू 2031। अच्छा, इसके ना डॉन के अंदर ओपिनियन था, वहाँ पे पिछली 2 पॉलिसीज़ का एनालिसिस किया गया था कि पिछली 2 पॉलिसीज़ के अंदर वो टारगेट जो रखते थे वो टारगेट कभी भी अचीव नहीं कर सके वो। सो अगर अगली पॉलिसी आ गई है 26 टू 2031 की,
क्या उस पॉलिसी कितने हम श्योर हैं कि हम अब जो अनरियलिस्टिक फिर से टारगेट दे रहे हैं वो पूरा होगा, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास जो है वो इसका कुछ एनालिसिस है कि पिछली पॉलिसीज़ क्यों फेल हुई और अगली पॉलिसी के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा जो है वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए। प्रॉब्लम क्या थी? एक्सपोर्ट ग्रोथ इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन इशू, नॉट अ पॉलिसी डिज़ाइन। पास्ट STPs मिस टारगेट्स ड्यू टू वीक गवर्नेंस। अब उसके अंदर ना बात होती है इस पूरे ओपिनियन में, ये उस पूरे ओपिनियन का क्रक्स है कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी के फेल होने की बड़ी वजह पाकिस्तान की वीक गवर्नेंस थी। हमारी जो है वो ट्रेड इम्प्लीमेंटेशंस नहीं, हमारी जो है वो ऐसी ट्रेड की कोई ऐसी रूल्स नहीं बने हुए थे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स की ऐसी कोई ग्रोथ जो थी वो नहीं इसके अंदर आड़े आ रही थी। हमारे पास मसला सिर्फ हमारी वीक गवर्नेंस का था, हमारे पास इम्प्लीमेंट करने को कुछ नहीं था। हम जो है प्लान बनाते तो थे लेकिन वो प्लान सही से इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर हमने टारगेट अपना रखा है कि हमने इतना अचीव करना है, हम क्यों नहीं वो टारगेट अचीव कर पाए? क्योंकि हमारे पास उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रॉपर मेजर्स नहीं थे। सेकेंड, वो करंट कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि हमारी जो है वो मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर में रही, जबकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है टेक्सटाइल सेक्टर से। हम क्यों नहीं एक्सप्लोर करते बाकी डिफरेंट सेक्टर्स? हम क्यों अपना जो है, लेट्स से हमारे पास मैंगोज़ हैं, हम मैंगोज़ को एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम बाहर के मुल्क में वही मैंगोज़ जाते हैं और वहाँ पे जाके मैंगोज़ के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैम बन सकता है, उसके अलावा उसके मैंगो केक बन सकता है जो आजकल ट्रेंड भी है। उसके अलावा उसकी जो है वो और बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, जूसेस प्रिजर्व हो सकते हैं। सो अगर हम अपने रॉ मैंगो के बजाय प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। सो बात ये है इस ओपिनियन के अंदर कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो स्टेगनेंट है। हमने अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको मज़ीद जो है एक्सप्लोर नहीं किया कि हम और किन सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई, इंटीग्रेट, एक्सपेंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड फार्मा, वाइडन FATs, PTAs, जॉइन ग्लोबल वैल्यू चेंज। वही बात कि हमें ख़ुद को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, हमें मज़ीद एरियाज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सस्टेन द गेन्स। अच्छा, इसके अंदर एक और बात है, पाकिस्तान ना अपनी कुछ मार्केट्स के अंदर स्टक हुआ है। अगर US पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारा बहुत सारा लेट से कपड़ा जा रहा है, और चाइना पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट मार्केट है, हम दूसरी मार्केट्स क्यों नहीं एक्सप्लोर करें? हम और भी तो मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। सो एक इसके अंदर पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान की मार्केट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, पाकिस्तान ने मज़ीद मार्केट्स एक्सप्लोर नहीं की। पॉलिसी कंसिस्टेंसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टू मेक द एक्सपोर्ट ग्रोथ ड्यूरेबल। अब वो कहते हैं, एंड पे सोल्यूशन देते हैं कि अगर हमें अगली अपनी स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी को कामयाब बनाना है तो हमें जो है वो पॉलिसी कंसिस्टेंसी पे काम करना होगा, हमें जो है वो अपनी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी होगी, हमें इस पे बैठना होगा, बैठ के देखना होगा कि हमने पहले क्या गलतियां की हैं ताकि हम वो गलतियां आगे नहीं कर सकें। आई एम सॉरी यार, ये ऑलरेडी 17 मिनट्स का हो गया, लेकिन ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव रिफाइनरी मॉडर्नाइजेशन एंड एनर्जी सिक्योरिटी। अब ये भी इकोनॉमी की बात है लेकिन ये बहुत डिफरेंट बात है। आप सबको पता है कि हमारे जो है इसाक डार साहब पाकिस्तान के वो गए हुए थे, US गए हुए थे, ठीक है। वहाँ पे जो है वो हनीबल प्रपोज़ल एक आया। अब उसके अंदर क्या है कि वो पाकिस्तान के रिफाइनरी सेक्टर को जो है वो क्या होता है, रिफाइनरी सेक्टर को मॉडर्नाइज़ करेंगे। मॉडर्नाइज़ क्यों करेंगे? ताकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक रिफाइनरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड पेट्रोलियम, इम्पोर्टेड पेट्रोलियम के ऊपर पाकिस्तान की डिपेंडेंस को कम किया जा सके। सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सपोर्ट दी जा सके। एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी रेजिलियंस, यानी फिर चाहे ग्लोबल शॉक्स आएँ, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए, पाकिस्तान तक तेल के टैंकर ना पहुँच पाएँ, ठीक है, कंटेनर ना आ सके पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के पास अपना कोई बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रपोज़ल है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। इसके डिटेल नोट्स भी इन सब चीज़ों के आपको साथ साथ ग्रुप पे मिल रहे होंगे। फाइनेंसिंग ऑप्शंस, US एग्जिम बैंक एंड US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब वो पाकिस्तान के अंदर इस काम को करने के लिए फ़ाइनेंस किधर से किया जाएगा? US एग्जिम बैंक से एंड DFC से इसको फाइनेंस किया जाएगा। जैसे मैं आज डॉन का न्यूज़पेपर जब पढ़ रही थी तो मैंने उसके अंदर देखा कि सिर्फ 3 चीज़ें जो हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स को मिला के वो इम्पॉर्टेंट थी CSS के पर्सपेक्टिव से। और जब मैंने पूरा डॉन का न्यूज़पेपर पढ़ा उसके अंदर नेशनल
इंटरनेशनल, हर बिजनेस सेक्शन, हर सेक्शन को देखा। सो उसको फिर जब स्किम किया और पता चला कि यार इसके अंदर तो 70% आज का जो डाटा था ना वो CSS से रेलिवेंट नहीं था। मतलब CSS से रेलिवेंट डाटा कौन सा जिससे आपको लगता है कि यार सवाल बन सकता है। अब एक चीज़ से सवाल ही नहीं बन सकता तो उसको मैंने पढ़ के करना क्या, मेरे तो किसी काम का नहीं है ना। सो ये वाली जो चीज़ें ये आपके इकोनॉमी के टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे है पाकिस्तान US एंगेजमेंट, ये पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस। अब आपने जो फॉरेन पॉलिसी का सेक्शन बनाना है उसके अंदर आपने पाक US रिलेशंस का पॉइंट ऐड करना है और उसके अंदर ये लिख देना है। आपको पता है 2 दहाइयों तक जो है पाकिस्तान और US के जो रिलेशंस थे वो सिर्फ सिक्योरिटी सेंट्रिक थे, ठीक है। आपको पता है जब वॉर और टेरर शुरू हुई फिर पाकिस्तान जो है वो US का अलाय बन गया। मजबूरी थी वो भी खैर पाकिस्तान की। इसके ऊपर भी बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारी बातें की हैं कि पाकिस्तान ने उस टाइम वेस्टर्न पैक्ट को क्यों ज्वाइन किया था। इवन हमारे पाकिस्तान अफेयर्स के नोट्स के अंदर भी ये बात ना बहुत डिटेल में लिखी हुई है कि पाकिस्तान ने उस टाइम वेस्टर्न पैक्ट को क्यों ज्वाइन किया था। लेकिन अभी जो है वो हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान और अमेरिका के जो USA के रिलेशंस है वो बायलेटरल है। डिप्लोमेट के अंदर 2025 के एंड पे ना एक आर्टिकल था, उसके अंदर वो लिखते हैं कि पाकिस्तान और US के रिलेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो बायलेटरल हैं। दोनों मुल्क अगर US अपना मकसद ले रहा है पाकिस्तान से फ़ायदा ले रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को भी उतना ही फ़ायदा हो रहा है। पहली दफ़ा पाकिस्तान जो है वो किसी और को अपनी स्पेस नहीं प्रोवाइड कर रहा, अपनी ज़मीन नहीं दे रहा कि आजो काम कर लो यहाँ पे। पहली दफ़ा पाकिस्तान भी अपने लिए कुछ कर रहा है। सिक्योरिटी सेंट्रिक बायलेटरल रिलेशनशिप एंगेजमेंट हिस्टोरिकली एंकर्ड अराउंड काउंटर टेररिज्म, वही बात हो गई, ठीक है। 9/11 के बाद जो सब कुछ हुआ। एंड स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी कॉपरेशन, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में हमारे पास ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टैरिफ्स की बात होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी कॉपरेशन की बात होती है। मीटिंग्स विद IMF, US एजेंसीज एंड इन्वेस्टर्स, अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्स बायलेटरल टाइज। ये जो बात हमने इस वाली स्लाइड में की थी कि वही बात के जो है इन्वेस्टर्स की और अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए मज़ीद एक्सप्लोर करना। सो ये जब आप पाक US रिलेशंस पे लिखते हो ना, लाइक पाकिस्तान अफेयर्स का एक सवाल था, उसके अंदर कहते हैं कि पाकिस्तान और US के रिलेशंस जो आफ्टर 2001 इसके डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर करो। तो डोमेन्स को जब हम एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे आप ना जब इसको पढ़ लोगे पूरा पाक US रिलेशंस, आप खुद देखोगे कि यार शिफ्ट आ रहा है, सिक्योरिटी सेंट्रिक से हम बायलेटरल रिलेशंस की तरफ आ रहे हैं। इवन जब पाकिस्तान 2025 में तो पाकिस्तान और US के रिलेशंस के बारे में इतना कुछ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में लिखा गया है ना कि अच्छा पाकिस्तान ने ये कर दिया है तो अच्छा US ने उसके बारे में क्या अपनी राय दी है, क्या US की तरफ से क्या ऑफिशियल आया एक अनाउंसमेंट हुई है या US के ऑफिशियल्स ने इसके बारे में क्या कहा है, वो पाकिस्तान की एफर्ट्स को किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। Next we have in the same domain Pakistan foreign relations, गिलगित बल्तिस्तान provincial status। So हमारे पास एक और पाकिस्तान के अंदर पिछले एक हफ्ते से जो मोस्टली उससे पहले भी होगा लेकिन अभी एक हफ्ते से जो है डिस्कशन का टॉपिक है, जब GB की नई हमारे पास इलेक्ट होती है असेंबली, तो वो ये कहती है कि GB को एक प्रॉपर प्रोविंस का स्टेटस दिया जाए, GB को NFC अवार्ड के अंदर शेयर दिया जाए। अब पाकिस्तान जो है जब ये एडिटोरियल की बेसिकली एडिटोरियल के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया गया, तो अब उसके अंदर ना राइटर ये कहते हैं कि यार ठीक है पाकिस्तान कैसे ये कर सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा GB को, क्यों नहीं प्रोविंशियल स्टेटस दे रहा, ठीक है। NFC में शेयर ही आएगा और क्या होगा, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होगी, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। तो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस में हमारे पास जो है स्टेटस प्रपोज विदाउट प्रीज्यूस टू द कश्मीर डिस्प्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान का स्टैंड कमज़ोर हो जाएगा कश्मीर इशू के ऊपर। सो नाउ यू हैव टू टेल मी, मुझे तो इसके बैक स्टोरी पता है कि पाकिस्तान का स्टैंड क्यों वीक होगा। आई वेट फॉर यू गाइस कि आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताओ कि आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान GB को एज अ प्रोविंस, कंप्लीट प्रोविंस के तौर पे एक्सेप्ट करता है, उसको इक्वल गवर्नेंस और बाकी सारे राइट्स मिलते हैं, बाकी प्रोविंसेस वाली रिप्रेजेंटेशन मिलती है जिस बेस पे बाकी प्रोविंसेस को रिप्रेजेंटेशन मिली है, तो पाकिस्तान का स्टैंड कश्मीर इशू के ऊपर या कश्मीर कॉज के ऊपर क्यों वीक होगा, उसके बाद हम लोग ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे इसको। देन वी हैव द डोमेस्टिक क्राइसिस एंड रिफॉर्म्स। सो इसमें हमारे पास है क्रिप्टो एंड पेट्रोलियम सेक्टर रिफॉर्म्स, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन की यहाँ पे बात आती है। FIA ने एक अपना जो है वो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन यूनिट इस्टेब्लिश किया। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर क्रिमिनोलॉजी, जितने बच्चों का क्रिमिनोलॉजी का ऑप्शनल है यार दीज पॉइंट्स आर मस्ट फॉर यू, ठीक है। उसके बाद है जी ऑपरेट्स अंडर द नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर NC3 के अंडर ये ऑपरेट करेगा। टारगेट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये पॉइंट्स हैं ये आप लोग टेररिज्म के अंदर यूज़ कर सकते हो।
पाकिस्तान में कौन सी मेयर्स देगी ना, जब हम मेयर्स की बात करते हैं। टेररिज्म के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है इसको क्रिमिनोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स में, मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें एक पूरा टॉपिक है, उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेंथन्स ओवर साइट ऑफ वर्चुअल एसेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स द रोल ऑफ पैब्रा। कोर आइडिया क्या है? रेगुलेशन इज़ असेंशियल टू सिक्योर आर डिजिटल इकॉनमी। डिजिटल इकॉनमी को सिक्योर करने के लिए रेगुलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है हमारे पास पेट्रोलियम सेक्टर रिफॉर्म्स। पेट्रोलियम सेक्टर अगर आप लोग देखो तो PSO जो है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, वो सोल इम्पोर्टर, वो मतलब बहुत बड़ा इम्पोर्टर है पाकिस्तान का हाई स्पीड डीजल का। अच्छा, उसके बाद है लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई चेन प्लान विद द OQ ट्रेडिंग ओमान की एक जो है वो ट्रेडिंग कंपनी है, उनके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई प्लान्स डिस्कस किए गए हैं। फ्यूल प्राइसिंग जो है वो डेली बेसिस पे उसको ट्रेस किया जाएगा, आप समझ लें, ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। रिड्यूस एक्सपोजर टू ग्लोबल एनर्जी डिस्ट्रप्शन, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया, ताकि दुनिया में फिर जो मर्जी होता रहे, पाकिस्तान में एटलीस्ट ऑयल की प्रॉब्लम्स ना हो। आपको पता है पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल प्राइसेस एकदम ज़्यादा हुई। अब सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की कीमत ज़्यादा नहीं होती है, उससे बाकी डेली लिविंग की हमारी चीज़ें वो भी मुतासिर होती हैं। ठीक है, आपकी सब्ज़ी महंगी हो जाती है, आपकी बाकी चीज़ें, आपके आने जाने का, आपने कहीं पे सफ़र करना होता है डेली बेसिस पे, स्टूडेंट्स ने, जॉब होल्डर्स ने, आपकी वो हर चीज़ जो है उस पर इम्पैक्ट आता है पेट्रोल के प्राइसेस का। ठीक है, ये उसके लिए है। रिड्यूस एक्सपोजर टू ग्लोबल एनर्जी डिस्ट्रप्शन, स्ट्रेंथन्स पाकिस्तान एनर्जी रेजिलियंस। कोर आइडिया अब इसके पीछे क्या था? फ्यूल रिफॉर्म्स एनहांस स्टेबिलिटी एंड मार्केट एफिशिएंसी। फ्यूल रिफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी और मार्केट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए की जा रही हैं। नेक्स्ट वी हैव द ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। अभी हम बात करेंगे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर के ऊपर। दो ग्लोबल स्नैपशॉट्स। हम जेनजी बच्चे हैं, हम इंस्टाग्राम हमसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे लगता है कोई फॉलो कर ही नहीं रहा होगा। तो अभी इंडिया के अंदर ना कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो जंतर मंतर के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। अब प्रोटेस्ट किस लिए है? प्रोटेस्ट इसलिए है कि वो कहते हैं यार नीट का पेपर वहाँ लीक हो गया, जिसके बाद बहुत सारे बच्चों ने जो है वो खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। वो डिमांड कर रहे हैं अपने मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। वो कहते हैं भाई ये इस्तीफ़ा दे, ये पब्लिक की सीट है ना, पब्लिक इलेक्ट करती है, पब्लिक अब नहीं चाहती कि तुम इस सीट पे बैठो, तुम इस्तीफ़ा दो। अब वहाँ पे हुआ क्या? वहाँ पे जो है इंडिया के एक पर्सन हैं, सोनम नाम है उनका। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे इंडिया के अंदर काम किए। उन्होंने जो है वो उनका जो लद्दाख रीजन है उधर बहुत बहुत अच्छे काम किए एजुकेशन को लेके। वो हंगर स्ट्राइक में इस तरह वहाँ पे एक और भी बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे उस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। वो पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पे कर रहे हैं। वो चाहते हैं, वो जो है उनकी डिमांड्स हैं कि भाई वो रेजिग्नेशन मिलेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को दुनिया देख रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो इंस्टाग्राम का पेज है उसके ऊपर भी आया कि स्टूडेंट्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है कि उनकी जो आगे से पुलिस है वहाँ वो बच्चों पे आगे से तशद्दुद कर रहे हैं। जब बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए तो आप बात माने ना, वाकई वो सीट पब्लिक की है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, पब्लिक नहीं चाहती कि वो लोग वहाँ पर बैठें, तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। सो उनको आप एक दो दिन पहले की या बल्कि कल की न्यूज़ के मुताबिक जो है इंस्टाग्राम की, खैर ये न्यूज़ है उनके अकॉर्डिंग, खैर यार ये बात सच होती है। ठीक है, इंस्टाग्राम बड़ी काम की चीज़ होती है कुछ मामलों में। तो अब जो है वो उधर के फार्मर्स ने उनको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, कि वो जो है वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने आ रहे हैं। सो इंडियाज़ एजुकेशन प्रोटेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी लेड द नेशन वाइड प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड बाय द नीट एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज। प्रोटेस्टर्स डिमांड एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन, हाईलाइट्स कंसर्न्स ओवर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, डिमॉन्स्ट्रेट्स द पावर ऑफ डिजिटल मूवमेंट्स। कोर आइडिया इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इज सेंट्रल टू डेमोक्रेसी। इवन मैं एक पोस्ट देख रही थी, उसके अंदर वो कहते हैं कि वो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ था, तो वो एक बच्चे के हाथ में, एक स्टूडेंट के हाथ में पोस्टर था, कुछ रेजिग्नेशन दे दो ना। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को बच्चे वहाँ पे भी लेके जा चुके हुए हैं। तो हम जो है किस तरह से हम इसको अपने सोशल मीडिया वाले जब ऐसे हम लोग लिखते हैं, हम वहाँ पे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? सोशल मीडिया ने इसका, उनके प्रोटेस्ट का एक पीसफुल मैसेज दिया है दुनिया को। अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल उसको देख रहा है तो उसको पता है कि यार बच्चों का यहाँ पे कसूर नहीं है, स्टूडेंट्स गलती पे नहीं है, स्टूडेंट्स पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, आप पीसफुल प्रोटेस्ट उन्हें करने नहीं दे रहे हो। ठीक है, सो ये सोशल मीडिया का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। उसके बाद है जी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, अर्जेंटीना आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप 2026।
आपने याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप का विनर कौन था और आप मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप में जो है कौन सा मुल्क जीता है। ठीक है, ये आपके 1 पेपर के लिए और आपके जीके के एमसीक्यू के लिए, और हो सकता है सीएसएस एमपीटी में भी पूछा जाए, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अर्जेंटीना क्रिटिसाइज फॉर पुअर स्पोर्ट्समैनशिप, डिबेट सेंटर्ड ऑन नेशनलिज्म एंड फुटबॉल कल्चर। मतलब वो ये कहते हैं कि भाई गेम को गेम की तरह रखो, गेम को क्यों पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, गेम को जो क्यों वो रेसिस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो उन पे डिफरेंट एलिगेशंस हैं ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से। इस पे हमारा जो है, अगर आप सीएसएस 2026 का ऐसे का पेपर देखो तो एक ऐसे का टॉपिक भी आया था जो स्पोर्ट्स से लिंक था। तो बाज़ औक़ात ना हम स्पोर्ट्स की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, यार ये कौन ही पूछेगा, और फिर वो चीज़ें हमारे पीएमएस जीके के पेपर में भी आती हैं, सीएसएस के एमपीटी में करंट अफेयर्स में भी आती हैं, जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, और फिर हमें समझ नहीं आती कि अब हमने क्या करना है। तो आपने ऐसी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी। नेक्स्ट वी हैव द की टेकअवेज। फाइनली जी 29 मिनट्स 56 सेकेंड्स का लेक्चर हमारा ख़त्म होने जा रहा है। की टेकअवेज जो हमने पिछली सारी बातें की उनको हमने इकट्ठा कर लिया है, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं। इसके बातें वही हैं जो पहले की, तो मज़ीद बातें करके हम जो है वो अपने 4 मिनट एक्स्ट्रा नहीं वेस्ट करते, बातें वही हैं। मेक श्योर कि आपने इन बातों सबको नोट करना है। उसके बाद जो है जो जितने पॉइंट्स मैंने बताया कि आपने डिस्कस करने हैं उनको आपने डिस्कस करना है मेरे साथ आके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन से कर लो ज्वाइन। उसके अलावा आपने अपने नोट्स बनाने हैं, आप बल्कि मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो कि मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं, समझ नहीं आ रही यार, नियर पेयर है ना, हम ओपन है, सब कुछ खुला है, नियर पेयर आपके साथ है, ओपन फॉर ऑल ग्रुप पे आओ, बात करो, नियर पेयर को अपनी प्रॉब्लम बताओ। बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं समझ आ रही, तैयारी की समझ नहीं आ रही, हमारे काउंसलर से बात करो। आप सिंपल 03-111-144-734 इधर मैसेज करो। नियर पेयर के काउंसलर्स आपके लिए हर टाइम अवेलेबल है। हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स की वजह से आपको रिप्लाई ना मिले, लेकिन नियर पेयर है ना, मैं वही कहूँगी। नियर पेयर के होते हुए टेंशन नहीं लेनी। एटलीस्ट आपने इस जर्नी में कोई टॉपिक, इस टॉपिक की कोई बात समझ नहीं है यार, आई एम हेयर, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, ग्रुप के अंदर नहीं हुआ मैसेज करना, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपको हर मैसेज का रिप्लाई करूँगी, आप टाइम निकाल के। हाँ ठीक है, हो सकता है किसी का इग्नोर भी हो जाए, पर आपने ना कर देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर जो मैंने आपको चीज़ें की आप मुझे उनका रिप्लाई करो, और मैं आप सबके रिप्लाईज़ का वेट करूँगी। हम मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए एपिसोड 2 नोट भी करनी है और याद भी होने चाहिए पॉइंट्स आपको, ये ना हम आगे से पढ़ते जाए पीछे में सब कुछ भूलता जाए। सो ये काम हमने नहीं करना। सो हम मिलेंगे एपिसोड 3 में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।